नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और इसी क्रम में हम यह प्रैक्टिस बुक सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आधुनिक काल के हमने 500 प्रश्न अब तक पढ़ लिए हैं। सभी वीडियोस क्रमबद्ध रूप से प्लेलिस्ट में मैंने लगा दिए हैं। पहली बार है तो पूर्व के वीडियो आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। आज 501 नंबर के प्रश्न से हम अपनी कक्षा का प्रारंभ करेंगे। शीर्षक रहेगा छायावाद। अभी तक भी यदि आपने हिंदी साहित्य का इतिहास आपको समझ में नहीं आता है या पूरा नहीं कर पाते हैं तो ये एक बेहतरीन प्रैक्टिस बुक है। इन वीडियोस के माध्यम से आप कम समय में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। पहले से पढ़ रखा है तो उसका रिवीजन कर सकते हैं। भारतवर्ष के जितने भी राज्यों में परीक्षाएं आयोजित होती हैं हिंदी की जितनी भी, उनके प्रश्नों का, पुराने प्रश्न पत्रों का समावेश इन प्रैक्टिस सेट्स में किया गया है। तो ये पूरी बुक है जो मैं आपको करवा रही हूँ। आज का प्रश्न देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इन कथनों को संबद्ध कवियों से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। मैंने बारंबार, कक्षा को प्रारंभ करने से पहले थोड़ी सी जानकारी, मैंने आपको बारंबार कहा है कि यदि आप नेट, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा। वो आप पे ऑप्शन नहीं है कि आप न पढ़ो। सरलतम रूप में प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप वहां से करिएगा। 2018 नेट में यह प्रश्न पूछा गया है एक साथ, बाकी ये पंक्तियां अलग अलग विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। देख लेते हैं। मैं आपको सीधा इसका उत्तर सही वाला बता देती हूँ। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा। किसके लिए कहा गया है अज्ञात प्रिय? इसको देखते ही आप अज्ञेय या महादेवी वर्मा समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए शुक्ल ने अपनी पुस्तक में लिखा है। अंतिम जो वीडियोस हैं, आप पुस्तक के अंतिम भाग की तरफ जब प्लेलिस्ट में वीडियोस देखेंगे वहां देखने को मिल जाएगा। चाहे तो छायावाद वाला टॉपिक अभी क्लिक करके आप देख लीजिएगा। महादेवी वर्मा के विषय में शुक्ल लिखते हैं कि इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी जो लोकोत्तर हैं, यानी इस लोक की नहीं है, लोक के परे की बात, रहस्यवादी भावना, विरह वेदना किसमें थी? छायावाद के अंतर्गत किसमें थी? महादेवी वर्मा में। अब आगे देखते हैं। प्रकृति की जब बात आएगी तो ये तो आप बिना पढ़े भी लगा सकते हैं। कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा, जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। किसके विषय में कहा है? सुमित्रा नंदन पंत के विषय में इन्होंने कहा है। प्रकृति की बात आएगी तो पंत की बात आएगी। आगे देख लेते हैं। इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहें कि इनकी मधुवर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया है। जयशंकर प्रसाद के विषय में कही गई है। जब रहस्यवाद की बात आती, कामायनी आप पढ़ें तो कामायनी यदि मधुवर्षा जैसा शब्द इन्होंने प्रयुक्त किया है। श्रद्धा और लज्जा सर्ग है, चिंता सर्ग है, सभी के सिलेबस में है, चैनल पे उपलब्ध भी है प्लेलिस्ट में। तब आपने अगर वो पढ़े हैं तो इस कथन का आप आशय समझ पाएंगे कि किस प्रकार उन्होंने एक तो पात्रों के नाम रखे श्रद्धा, मनु, लेकिन इनके बाद धीरे धीरे जब कामायनी के अंतिम आनंद सर्ग की ओर जब हम पहुंचते हैं तो फिर कामायनी अपने विस्तृत अर्थ को मतलब प्राप्त करती है और उसमें हमें कवि का उद्देश्य समझ में आता है कि इस कथा के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो वो रहस्यवादिता और मधुवर्षा दोनों शब्द प्रसाद के लिए प्रयुक्त होते हैं। थोड़ा सा समझाने में मैं ज़्यादा समय ले रही हूँ, कारण इसका यह है कि आपने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स अलग अलग जगह से किए होंगे, लेकिन अब आप जब छायावाद ये कंप्लीट कर लें, जैसे कि हमने भारतेंदु काल पूरा कंप्लीट करा, द्विवेदी युग कर लिया, तो जब आप छायावाद पूरा कर लें तो उसके बाद आपको अन्यत्र कहीं से ऐसे प्रश्न आपको मिले ही नहीं कि आपको सोचना पड़े कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। मेरी ऐसी इच्छा है कि आपका ये जो प्रैक्टिस सेट है इसके बाद आपको कुछ और अन्य देखने की आवश्यकता ना हो। रचनाओं को सुमेलित करना है, यह भी आपका छायावाद से ही पूछा गया है नेट 2018 में। इनके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी है प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाने वाली, देख लीजिएगा। हाल फिलहाल मैं आपको करवा दे रही हूँ। प्रेम पथिक 1914 में। प्रेम पथिक, अच्छा ये दूसरा है, हाँ तो वो दूसरा प्रश्न है। एक सेकंड सेट करते हैं।
जयशंकर प्रसाद की झरना सबसे पहले 1918 में आई। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनामिका आई 1923 में। फिर सुमित्रा नंदन की पल्लव आई 1928 में। महादेवी वर्मा की निहार आई 1930 में। 1918, 1923, 28 और 30 इस क्रम में आपको ये चारों रचनाएं मिलेंगी, झरना, अनामिका, पल्लव और निहार। अब ये भी 2018 में ही 2018 में देखें तो 4 प्रश्न पूछे गए हैं। फिर पुनः पूछ लिया गया क्रमबद्ध लगाने के लिए, तो प्रेम पथिक 1914, आंसू 1925, लहर 1933 और कामायनी 1935। कामायनी का सबको पता है 35-36, दो जो भी ऑप्शन में हो आपको लगाना है। एक ही आएगा, या तो 1935 आएगा या 36 आएगा, बाकी सन अलग रहेंगे। लेकिन 35 और 36 दोनों ऑप्शन में आए तो फिर आप 35 लगाइएगा। प्रेम पथिक 1914, आंसू 25, लहर आई 33 में और कामायनी आई फिर 35 में। ये जयशंकर प्रसाद की ही है, वो छायावादी कवियों की थी। सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित कृतियों में से अरविंद दर्शन का प्रभाव किस पे पड़ा है? तो जो प्रारंभिक कृतियां थी ना इनकी, उन पर अरविंद दर्शन का नहीं था। देखिए, छायावाद के अंतर्गत भी इन्होंने लिखा है पंत ने। पंत की आप इनकी ये जो युगांत या वैसी जो रचनाएं हैं उन पर प्रगतिवाद की भी आपको छाया देखने को मिलेगी। अब अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं इनकी 2 हैं, सौवर्ण और रजत शिखर। सौवर्ण और रजत शिखर ये इनकी जो है अरविंद दर्शन से प्रभावित है। तो देख लेते हैं इनकी अन्य कृतियां भी देख लेते हैं। उच्छावास इनकी 1920 में आई, ग्रंथि भी 20 में आई, वीणा 27 में आई, पल्लव 28 में आई, गुंजन 32 में आई, युगांत 36 में आई, युगवाणी, हाँ युगवाणी और युगवाणी इनकी प्रगतिवाद से संबंधित है। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, युगपथ, उत्तरा, लोकायतन, चिदंबरा। चिदंबरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अभी केवीएस का पेपर आया था, उसमें भी स्वर्ण धुली पूछी हुई थी। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव, समास में गुम्फित पदवल्लरी, क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैलक्षण्य लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। किसका कथन है? आप सब ने शुक्ल की बुक पढ़ी है और इसका दूसरा कोई उत्तर हो ही नहीं सकता सिवाय इसके शुक्ल के। शुक्ल की बुक हमने पूरी पढ़ी है, तो इस तरीके के प्रश्न जो और विद्यार्थियों के लिए कठिन है, हमारे लिए बहुत ही सरल है। तो पंत शुक्ल की बुक से ही वह प्रश्न आया है। शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? महादेवी वर्मा। शुक्ल मानते हैं कि महादेवी वर्मा में रहस्यवाद अधिक है। ठीक है, बाकी तो आप अभी हाल के लिए जैसे कि आप छायावाद का टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आज ही आप शुक्ल की बुक से छायावाद पढ़ें तो आपको ये चीजें बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगी। इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अपना अधिकार समझता है। ये किसने कहा था? नेट 2019 का जो आपका पेपर हुआ था उसमें पूछा था। तो ये महादेवी वर्मा का कथन है। स्त्री विमर्श की जब बात होती है तो इस तरीके के कथन जो प्रमुख लेखिकाओं ने कहे हैं अपने जीवन के अनुभव द्वारा, उनको उद्धृत किया जाता है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था? जूही की कली। बहुत ही प्यारी सी ये रचना है, जरूर पढ़िएगा आपको समय मिले तो। नई कविता के प्रथम अंक में निराला की कविता जूही की कली का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था। नई कविता नाम अज्ञा का दिया हुआ है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जो बाद में नए पत्ते अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई। नई कविता का आरंभ 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी के
उपर्युक्त पंक्तियों से क्या आशय है? देव और दानव दोनों ही हठी और विश्वासहीन थे। यही इसका सही उत्तर है। जून वाला पेपर आपका जून 2019 में आपके 5 प्रश्न छायावाद से लगातार पूछे गए। एक ही टॉपिक से 5 प्रश्न पूछे जाना मायने रखता है, यानी छायावाद आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और छायावाद की प्रमुख जो कृतियां, जैसे कि कामायनी पढ़ लीजिए, प्रसाद 4 स्तंभ में, तो प्रसाद की कामायनी आप पढ़िएगा, जितने सर्ग आपके लगे हुए हैं वो, उसकी भूमिका और पूरा प्रतिपाद्य उसका क्या है। दूसरा, पंत के लिए आप परिवर्तन पढ़ लीजिए, सुमित्रानंदन पंत का परिवर्तन पढ़िए आप, और निराला की राम की शक्ति पूजा ये पढ़िएगा। ये सब प्लेलिस्ट में है। और महादेवी वर्मा की जो प्रमुख हैं, जहाँ से आप उनको समझ सकते हैं, जो सबसे सरल है, वो भी शीघ्र ही मैं प्रस्तुत करूंगी। अभी महादेवी वर्मा वाली बुक मेरे पास नहीं है, कोई अलग से बुक उनके लिए। तो आप लोग चैनल पे नियमित बने रहिए। आप लोग डेली ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आपको प्रैक्टिस सेट्स पसंद आते हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आप में से बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो वीडियोस देख रहे हैं लेकिन किसी कारणवश आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। यदि आप हिंदी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, फिर चाहे आपके आसपास BA, MA, असिस्टेंट प्रोफेसर, TGT, PGT, सबके पुराने पेपर, सबकी रचनाएं, सबकी किताबें, सब कुछ हिंदी नेटशाला की प्लेलिस्ट में है। तो कृपया करके चैनल पर आप नियमित रहें। दूसरा, आपकी किताबें जो लगी हुई हैं, जिसमें आपके नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी संग्रह ये सब हैं, ये सब एक अन्य ऐसी चैनल का भाग है, हिंदी बुकशाला, उस पर मैं उपलब्ध करवा रही हूँ धीरे धीरे आपके, क्योंकि एक ही चैनल पे नेट का इतना बड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर का इतना बड़ा सारे सिलेबस करवाना संभव नहीं है। जैसे इसी बुक की बात करें तो इसका आधुनिक काल काफ़ी बड़ा है, वो हम हिंदी नेटशाला पे पढ़ रहे हैं, लेकिन आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल ये हम हिंदी बुकशाला पर पढ़ रहे हैं। अभी हिंदी बुकशाला पर भक्तिकाल के अंतर्गत संत काव्य धारा के प्रश्न मैं करवा रही हूँ। नहीं आपने हिंदी बुकशाला को सब्सक्राइब किया है या नहीं जानते हैं उसके विषय में, तो जल्दी से आप YouTube पे सर्च करिए हिंदी बुकशाला और फटाफट हिंदी बुकशाला चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आप पूरा सिलेबस इन प्रश्न उत्तरों के माध्यम से ही कंप्लीट कर पाएं। और थोड़ा सा नियमित रहने का प्रयास करिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखा करें कि आपको ये समझ भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे। नए विद्यार्थी हैं तो किस राज्य से हैं और कौन सी परीक्षा की तैयारी के लिए जुड़े हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखें। आइए आगे बढ़ते हैं। मधुशाला काव्य के रचयिता कौन हैं? अच्छा, ये भी देख लीजिए, शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। मधुशाला काव्य के रचयिता कौन हैं? तो मधुशाला तो हरिवंश राय बच्चन की है, सभी जानते हैं। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? मुकुटधर पांडे को। जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका श्री शारदा में सन 1920 में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित करवाया। छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तोता ये हैं। तो प्रस्तोता हैं शुक्ल, प्रवर्तक हैं मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे। नंद दुलारे वाजपेयी, सुमित्रानंदन पंत, प्रभाकर माचवे, माखनलाल चतुर्वेदी, ईलाचंद्र जोशी व अन्य विद्वान और जयशंकर प्रसाद। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में। ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं, ठीक है। और ये इनका एक महाकाव्य है आंसू, महाकाव्य नहीं, उसको आप पढ़ें, बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा है, उसकी पंक्तियां हैं। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में। और निराला की तो धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित ना कर सका, सरोज स्मृति से है मैं नीर बरी दुख की बदरी, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कला थी मिट आज चली। उमड़ी कल थी मिट आज चली। महादेवी वर्मा की हैं। छोड़ो द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन पंत की हैं। ये सभी पूछी जाती हैं, नेट 2017 के पेपर में ये पूछी गई हैं। बाकी ये मध्य प्रदेश में भी की जो आपकी TGT की परीक्षा, उसमें भी ये प्रश्न पूछे गए। हिंदी काव्य में छायावाद युग है, वही हिंदी उपन्यास एवं कहानियों के संदर्भ में प्रेमचंद युग है, ठीक है। अब आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है कि जब आप कविता में छायावादी कविता पढ़ रहे हैं ना, यानी
आप जब प्रसाद को, पंत को, निराला को पढ़ रहे हैं, उसी समय गद्य में कौन लिख रहे हैं? प्रेमचंद लिख रहे हैं। उपन्यास है ना, प्रेमचंद पूर्व के उपन्यास, प्रेमचंद युग के उपन्यास, प्रेमचंद युग की कहानियां। तो गद्य में क्या लिखा जा रहा था? कहानी, उपन्यास। कौन प्रस्तुत कर रहे थे? प्रेमचंद। देख लीजिएगा, गोदान का समय है 1936 और कामायनी का भी प्रकाशन वर्ष 1936 ही है। लिखी वो 35 में गई है लेकिन प्रकाशित 36 में हुई है। तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इसको आप याद रखेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर सही दे पाएंगे। किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? तो ये पंत को कहा जाता है, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। 513वें नंबर प्रश्न का थोड़ा सा हम डिटेल पढ़ते हैं। हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है वही हिंदी उपन्यास एवं कहानियों के संदर्भ में प्रेमचंद युग है। छायावाद का समय 1918 से 1936 ईस्वी है। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप से छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। भारतेंदु युग का समय 57 से 1900 रहा। खैर इससे आपका कोई वास्ता नहीं। आगे बढ़ते। कामायनी के विषय में असत्य कथन को चयनित करना है। यह कृति अभेद मूलक अद्वैतवाद का शंखनाद करती है। सही बात है। यह नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है। बहुत सही बात है। एक ही पंक्ति से आप इसको जान जाएंगे। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। ज़्यादा कहने की आवश्यकता ही नहीं है। एक पंक्ति में ही नारी के महत्व को प्रतिपादित कर दिया प्रसाद ने। इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। पूरी कृति में मानवीय संवेगों के अलावा है ही क्या। यह शाश्वत जीवन और मानुष कल्याण का काव्य है। यह भी सही है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही गलत है। आगे देख लेते हैं। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रणाम, करता मुझको अमृतवान। ज्ञान भूल चुके हो को अमृत देने की बात की गई है। ऐसा संभव होने का आधार क्या है? भूलने वाला सरलता से नया ज्ञान ग्रहण कर लेता है। भूलने वाला अपने क्षणभंगुर अस्तित्व को भुलाकर शाश्वत के प्रति चेतन होने की स्थिति में आ चुका है। अस्तित्व का ज्ञान भुलाकर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है। ये गलत है। ये आपका यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2008 के पेपर में पूछा हुआ था और यदि ये पूछा है तो फिर पेपर का स्तर आप देख लीजिएगा। यूपी वाले विद्यार्थी जो असिस्टेंट लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी टफ पेपर होने वाला है। अस्तित्व ज्ञान भूलने की बात अलग है और अमृत दान करने की बात अलग है। ठीक है, तो ये शायद कामायनी में मनु की पंक्तियां हो सकती हैं। हालांकि बिल्कुल मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि कामायनी का ये वाला पार्ट मेरा भी नहीं याद नहीं है मुझे, लेकिन शायद ये आपका जो जहाँ कामायनी के पिता जो है काम जो है कामायनी के पिता, वो जब मनु को संबोधित करते हुए कहते हैं, पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। तुम भूल गए अधिकार सुख में, कुछ सत्ता है नारी की, और अधिकार समरसता बनी अधिकार और अधिकार। हाँ, तुम पुरुषत्व मोह में भूल गए कि कुछ सत्ता है नारी की, अधिकार समरसता है अधिकार बनी, ऐसा ही कुछ करके अधिकार और अधिकारी की। उन पंक्तियों के संदर्भ में हो सकता है मनु पश्चाताप के समय ये शब्द कह रहे हो। तो ध्यान से आप कामायनी पढ़िएगा। सही इसका ऑप्शन है सी। अस्तित्व ज्ञान भुलाकर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है। ये इसका सही उत्तर है। 17वां देखते हैं। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक कृति कौन सी है? तो यह है छायावाद। तीसरे उत्थान की तो प्रमुख, अब तीसरा उत्थान, प्रथम उत्थान, ये उत्थान के हिसाब से पुस्तक डिवाइड हुई है रामचंद्र शुक्ल की। कामायनी किसकी पुत्री थी? काम की पुत्री थी। कामगोत्रजा इसको कहा गया है। प्रसाद की गीत कला की उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है? लहर में। लहर में बहुत सुंदर गीत लिखे और ये आपके तीनों चार प्रश्न आपके यूपी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्जाम है उसमें पूछे गए हैं। और किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? छायावाद का घोषणा पत्र किस कवि की कृति को कहा गया है? ए है ना, सुमित्रा नंदन पंत का जो बुक आई थी पल्लव, उसका जो भूमिका लिखी गई थी उसको छायावाद का मेघना कार्टा या छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? शांति प्रिय द्विवेदी ने। ये आपका 5वां प्रश्न है यूपी वाले विद्यार्थियों जो पूछा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर में।
अब मानवता का रसात्मक इतिहास नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। मानव चेतना के विकास का महाकाव्य डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य नामवर सिंह ने कहा है। और रहस्यवाद का पहला महाकाव्य निराला ने कहा है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो कामायनी की है। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? तो इसमें निराला के जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का ये प्रश्न है और आरपीएससी वालों के सिलेबस में राम की शक्ति पूजा है। चैनल पे उपलब्ध है, पढ़ लीजिएगा, ये वहीं से राम का कथन है। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? शैलीगत, अलंकारिकता, साहित्यिक, प्रयोगिक नहीं, शैलीगत। ये झारखंड वालों को पूछा गया है। यूपी वाले पुनः देखिए, ये आपका 6वां या 7वां प्रश्न है इस टॉपिक से। छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बांग्ला साहित्य के अनुकरण पर आया। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? सही इसका है कि बांग्ला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते हैं। ठीक है। बांग्ला की अन्य विधाओं की तरह उसकी छायावादी कविता का अनुकरण किया। बांग्ला की छायावादी साहित्य इतना उत्कृष्ट था, हिंदी के साहित्यकार हर किसी उत्कृष्ट साहित्य से उत्तम कोटि की रचनाओं को ग्रहण, ये सब गलत है। बांग्ला साहित्य में कोई छायावाद युग का नाम से कोई युग कभी हुआ ही नहीं, ये सही है। निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियाद पर सफल हो सकता है? कवित्व छंद की पर। और कवित्व को निराला ने हिंदी का जातीय छंद भी कहा है। कलाधर उपनाम से कौन लिखते थे? डाइट वाले, पीजीटी वालों में आया ये। तो कलाधर उपनाम से प्रसाद लिखते थे। स्नेह निर्जर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया, किसकी हैं? रामकुमार वर्मा की हैं। ये रामकुमार वर्मा की नहीं है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी हैं। निराला के अणिमा काव्य संग्रह से संकलित हैं। रेत स्नेह निर्जर बह गया निराला की हैं। एक कथन कौन सा गलत है? कामायनी प्रसाद द्वारा लिखा गया है, सही है। आंसू प्रसाद द्वारा रचित खंड काव्य है, सही है। काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह। इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी गलत है, क्योंकि कल ही बताया था इरावती इनका उपन्यास है। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं: विशेषण, विपर्य, स्वच्छंद भावावेश, मूर्ति विधान और इतिवृत्तात्मकता। तो इतिवृत्तात्मकता तो द्विवेदी युग की विशेषता, ये नहीं हो सकती। बाकी तीनों आपके सही हैं, 1, 2 और 3। इसी के साथ कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। पुनः आपसे मिलती हूँ आगामी प्रश्नों के साथ। तब तक आशा है कि आप प्लेलिस्ट से पुराने प्रैक्टिस सेट्स और ये महत्वपूर्ण जो छायावादी कविताएं हैं, कवि हैं, इनको पढ़ते रहेंगे। शुक्ल की बुक पढ़ते रहिए। मिलती हूँ आपसे हिंदी बुकशाला चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।